हमारे एक व्यूअर हैं श्री कौशल शर्मा। उन्होंने एक वीडियो देखा और देखने के बाद उन्होंने एक सवाल हमसे पूछा कि क्या कोई एक्सीडेंटल टच भी पोक्सो एक्ट केस का आधार बन सकता है। यदि टच एक्सीडेंटल टच हो तो क्या उसके बरक्स भी पोक्सो एक्ट लगाया जा सकता है। तो यह प्रश्न हमें इतना महत्वपूर्ण लगा कि हमने आज की वीडियो को जो पहले से शेड्यूल की गई थी उसको पीछे हटाते हुए आज हमने कौशल शर्मा जी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए वीडियो तैयार किया और उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कौशल शर्मा जी का प्रश्न था कि क्या एक्सीडेंटल टच के आधार पर भी पोक्सो एक्ट लगाया जा सकता है, और जवाब है कि इसके लिए सेक्शन 7 पोक्सो एक्ट को देखना होगा और समझना होगा। इस सेक्शन 7 के अनुसार जो कोई भी सेक्सुअल इंटेंट गंदी मंशा के साथ किसी भी बालक के जननांगों या छाती को छूता है या उस बालक के द्वारा अपने जननांगों या छाती को स्पर्श करवाता है या सेक्सुअल इंटेंट के साथ बिना पेनिट्रेशन के उसके साथ शारीरिक संपर्क करता है तो वह सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध करता है। तो इसमें इन्होंने जो बात मुख्य कही है वह यह है कि एक तो करने वाले के पास सेक्सुअल इंटेंट होनी चाहिए और उसके कार्य के द्वारा किसी बालक के साथ शारीरिक स्पर्श होना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति किसी बालक को गंदी नीयत से छुएगा या खास तौर से निजी अंगों को छुएगा या बालक के द्वारा अपने अंगों को छुआएगा या कोई भी अन्य प्रकार का शारीरिक संपर्क गंदी नीयत के साथ करेगा तो ऐसा काम सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आएगा और वह अपराध हो जाएगा। यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट शब्द एकदम नया है। आईपीसी में असॉल्ट का अर्थ बल के प्रयोग से संबंधित होता है, जिसमें लगभग हाथापाई जैसी स्थितियां आती हैं। हम पिछले 100-150 सालों से भी ज्यादा आईपीसी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इतना इस्तेमाल करने से हम इसके इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है कि पोक्सो एक्ट में दिए गए सेक्सुअल असॉल्ट का अर्थ भी कुछ जबरदस्ती या हाथापाई जैसा कुछ होना चाहिए, छीन झपट जैसा कुछ होना चाहिए। किसी भी कानून में किसी शब्द का अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि उस कानून में उस शब्द को कैसे परिभाषित किया गया है। तो असॉल्ट को आईपीसी में इस तरह परिभाषित किया गया है कि उसमें जोर जबरदस्ती का प्रयोग होना चाहिए, जबकि पोक्सो एक्ट में इसे इस तरह से परिभाषित किया गया है कि इसमें केवल स्पर्श या छूने से ऑफेंस हो जाता है, बल प्रयोग की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है कि सेक्सुअल असॉल्ट का दंड क्या होता है। सेक्शन 8 पोक्सो एक्ट में सेक्सुअल असॉल्ट के दंड के बारे में बताया गया है। सेक्शन 8 के अनुसार जो भी सेक्सुअल असॉल्ट करेगा उसे कारावास दिया जाएगा जो 3 साल से कम का नहीं होगा, लेकिन जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा और साथ ही उस पर फाइन भी लगाया जा सकेगा। इसका अर्थ है कि जो कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट करता पाया जाएगा उसे 3 से अधिक 5 साल तक की सजा मिलेगी और साथ ही उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। अगला सवाल है कि क्या शारीरिक संपर्क जरूरी है या क्या शारीरिक संपर्क के बिना ऑफेंस नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश क्रिमिनल अपील नंबर 1410 ऑफ 2021 में यह कहा था कि इसमें शारीरिक संपर्क से ज्यादा जरूरी है कि आरोपी की नीयत कैसी है। आरोपी की नीयत गंदी है तो इसमें ऑफेंस बनेगा। वैसे ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब आरोपी उस बालक को बिना छुए ही सेक्सुअल असॉल्ट कर सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आरोपी पानी से भरा एक गुब्बारा किसी बालक को उन शारीरिक अंगों पर मारता है जो ऊपर बताए गए हैं, तो क्या वह बिना छुए ही उन सब बातों को करने में सफल नहीं हो गया जिनको कि वह छूकर कर सकता था। तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें किसी बालक को बिना छुए ही उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जा सकता है। इसमें प्रत्यक्ष छुअन नहीं होती, अप्रत्यक्ष छुअन होती है। डायरेक्ट टच नहीं होता, इनडायरेक्ट टच होता है। फिलहाल में मेरे पास एक लड़के का केस है जिसमें उसने जाला झाड़ने वाले ब्रश से लड़की के कमीज पर लगी किसी कीचड़ को हटाने की कोशिश की थी। लड़की के भाई ने देख लिया और उस लड़के के ऊपर पोक्सो एक्ट का केस बनवा दिया गया। केस अभी चल रहा है। अगला सवाल है कि यदि जानबूझकर न छुआ हो तो भी क्या केस बनेगा। तो इसका उत्तर देने से पहले कुछ बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है। जब आप कहते हैं कि टच जो था वह गलत टच नहीं था, एक्सीडेंटल टच था, तो आप असलियत में यह कह रहे होते हैं कि उसके शारीरिक स्पर्श के साथ
कि सेक्सुअल इंटेंट नहीं थी। आप कहना चाह रहे होते हैं कि आपकी नीयत गंदी नहीं थी, अतः ऑफेंस नहीं बनता है। पूरे उत्तर के लिए हमें अभी कुछ बातों को और जानना होगा। पोक्सो एक्ट में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 29 और सेक्शन 30। आइए इन्हें देखते हैं। सेक्शन 29 में लिखा है कि जब भी किसी व्यक्ति पर पोक्सो एक्ट की सेक्शन 3, 5, 7 या सेक्शन 9 के अंतर्गत कोई केस चलाया जाएगा तो इसके लिए बनी स्पेशल कोर्ट यह मानकर चलेगी कि उस व्यक्ति ने यह ऑफेंस किया है। इसका मतलब यह है कि इन केसेस में कोर्ट द्वारा आरोपी को दोषी मानकर मुकदमे की शुरुआत की जाएगी और दोषी को खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। फिर हम आगे पढ़ते हैं सेक्शन 30 के बारे में। सेक्शन 30 में लिखा है कि पोक्सो एक्ट में जहां कहीं कल्पेबल मेंटल स्टेट या गलत मंशा या गलत नियत की बात आएगी तो कोर्ट यह मानकर चलेगा कि आरोपी की नियत गंदी थी, उसके पास कल्पेबल मेंटल स्टेट थी। लेकिन आरोपी के पास यह डिफेंस उपलब्ध रहेगी कि वह यह साबित कर सके कि उसकी कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं थी, उसकी नियत गंदी नहीं थी। सेक्शन 30 यह कहता है कि जब भी नियत पर सवाल उठेगा तो यह कोर्ट या यह एक्ट मानकर चलेगा कि जो आरोपी है उसकी नियत गंदी थी और यह आरोपी को स्वयं साबित करना होगा कि उसकी कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं थी, अर्थात उसकी नियत गंदी नहीं थी। यहाँ सेक्शन 7 और सेक्शन 30 को एक साथ पढ़ने से पता चलेगा कि शारीरिक संपर्क होते ही बालक या उसके माता पिता या अभिभावक चाहें तो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। पुलिस को वह केस दर्ज करना पड़ेगा, गिरफ्तारी भी हो सकती है, इसमें कोई कानूनी ढिलाई का सवाल नहीं है। सेक्शन 30 पोक्सो एक्ट के तहत कोर्ट भी आपके टच को विद कल्पेबल मेंटल स्टेट मानकर आपके ऊपर मुकदमा चलाएगा। वहां भी आपको कोई कानूनी नरमी नहीं दिखाई जाएगी। अंत में जाकर आपकी डिफेंस एविडेंस की स्टेज पर आपको यह सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि आपकी कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं थी। वहां आप कितना और क्या साबित कर पाएंगे यह आपकी किस्मत और आपके वकील साहब पर निर्भर करता है। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें, बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें, क्योंकि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही इस लड़ाई में आपके हथियार हैं। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। आओ हम सब मिलकर इस असत्य को, झूठ को, पाखंड को हरा दें। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ न कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।